नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है कि आज मैं यूपीएसआई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। उसका मॉडल पेपर 7 है ये। मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में ऑलरेडी करा चुका हूं। देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब ये होता है कि लेवल और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मुझे जो लगता है कि जिन क्वेश्चनों करके आपको एग्जाम में हेल्प मिल सकता है, मैं उन क्वेश्चनों को उठाता हूं। सबसे पहले तो मैं खुद के बारे में बता दूं, मेरा नाम राहुल है। मैं आप सबकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूं। रिसेंटली मेरे आरआरबी एनटीपीसी में 73 मार्क्स आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में 81.5 आ रहे हैं। सीपीयू रिटेन मैंने 2 बार निकाला है। फिजिकल में दोनों बार नहीं जा पाया, क्योंकि मैं खुद को उस लेवल का नहीं मानता, या फिर नहीं हूं कि रिटेन फिजिकल पढ़ना पढ़ाना सारी चीजों को मैं एक साथ कर सकूं, मैनेज कर सकूं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटेन भी मैंने निकाला है। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना बाकी है। और मैं आप सबकी तरह एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हूं। यूपीएसआई का फॉर्म मैंने भी डाल रखा है। तो हम सब मेहनत करके इस एग्जाम को भी जरूर क्रैक करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, चूंकि ये प्रीवियस ईयर सीरीज है, तो यहाँ हम आपको बेसिक चीजें एकदम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इससे आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हमारा एग्जाम है, और चैनल हमने लगभग 10-15 दिन पहले ही बनाया, और काफी कंटेंट हम डाल चुके हैं, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे वो डीएफडबलसीआईएल का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे एमटीएस का हो, और लगातार डालते रहेंगे। तो प्रीवियस सीरीज में आपको वो चीजें बताई जाएंगी जिससे आप समय बचा सके एग्जाम में, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है कि हम किन क्वेश्चन में अपना समय बर्बाद करके पूरा पेपर खराब कर लेते हैं। तो अगर हम चैप्टर वाइज जब चीजों को हम शुरू करेंगे, जो कि जल्द शुरू करने वाले हैं, तो उसमें परसेंटेज से लेकर पूरा एडवांस हम कराएंगे। तो उसमें छोटी से लेकर बड़ी चीजें सब कुछ आपको बताई जाएंगी, लेकिन यहाँ वो चीजें जिससे समय आप एग्जाम में बचा सके। और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सारी चीजों को हिंदी में बोल दूंगा, तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करे कि पर्सन बाइज 5 टेबल्स एंड 9 चेयर्स फॉर रुपीज 15,400. He sells the tables at 10% profit and chairs at 20% profit. If his total profit on selling all the chairs and tables is rupees 2080, what is the cost price of 3 chairs? कह रहा है कि एक आदमी जो है उसने 5 टेबल और 9 चेयर को खरीदा 15,400 रुपए में। उसने टेबल्स को 10% के लाभ पे बेचा और चेयर्स को उसने 20% के लाभ पे बेचा। इस पूरे प्रक्रिया में उसे 2,080 रुपए का लाभ हुआ। तो जो चेयर हैं, 3 चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या है, अच्छे से समझिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो नॉर्मल तरीका जो होता है, और दूसरा तरीका हमारा एलिगेशन होता है। मैं दोनों से करके आपको दिखाता हूं और कुछ अच्छा चीज बताता हूं, अच्छे से समझिएगा। चलिए, देखिए, पहले आप क्या कीजिएगा, नॉर्मल तरीका में टेबल को मान लीजिए x मानिए, चेयर को y मान लीजिए, या फिर कुछ भी मान लीजिए, t c मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो आप कीजिएगा 5x प्लस 9y बराबर 15400, या फिर आप पॉइंट नहीं लाना चाहते हैं तो इसको 500x, इसको 900y लीजिएगा, और फिर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आएगा। करिएगा कैलकुलेशन, काफी होगा। ऐसा आपको नहीं करना है, करना बेसिक से ही है, लेकिन लॉजिक से करना है। एक बात बताइए, 5 टेबल और 9 चेयर जो उसने खरीदा था, बेच तो सारे को दिया उसने, सबको बेच दिया। तो मैं क्यों ना इस पूरे 5 टेबल को ही x मान लूं, या फिर 100x मान लूं। इस पूरे 9 चेयर को ही मैं y मान लूं, या फिर 100y मान लूं, और बाद में मैं चीजों को एडजस्ट कर लूंगा। समझ आ रहे ना बातों को, क्योंकि बेच तो उसने सबको दिया है। चलिए, मैंने 5 टेबल को x मानूं या 100x मानूं। देखिए, 10% के चूंकि प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो पॉइंट का झमेला से बचने के लिए मैं इसको 100x मानता हूं। तो चलिए, हमारे पास क्या आया, 100x प्लस, अब देखिएगा, ये पूरे को मैंने मान लिया 100y। चलिए, ये हमारे पास है 15400। अब इसका 10% प्रॉफिट, तो 10x, इस पे 20% प्लस 20y, ये आपको दिया हुआ है 2080। हमें चेयर निकालना है, मतलब y, x को कटाना है। चलिए, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और घटा देंगे तो कट जाएगा, तो गया कट ये। हाँ, अब देखिए 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, तो घटाइएगा तो -100। देखिए, माइनस को तो माइनस माइनस कटना ही है बाद में, वो आपको भी पता है। चलिए, यहीं पे घटा लेते हैं, क्या सिचुएशन है। तो यहाँ अगर 208 लेते हैं तो 4, 5 और 2 जीरो, 5400, -5400 है। तो वहीं मैं बोला, आप माइनस लिखिए ना लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़िए। देखिए, 100y आ गया 5400। 100y किसको आपने माना था, 9 चेयर को। निकालना किसका है, 3 चेयर का निकालना है, तो बस बट्टे 3,
मतलब 1800। समझ रहे हैं ना बातों को? आपने अब निकाला जो 100 बाई, क्या निकाला आपने? 9 चेयर्स का निकाल लिया। निकालना कितने का है? 3 चेयर्स का है, तो बट्टे 3 1800। ये हुआ नॉर्मल तरीका और उसमें भी लॉजिकल तरीका। दूसरा तरीका आपको एलिगेशन, वो भी आपको पता होगा। यहां दिया है प्रॉफिट 2080 का, चलिए सबको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। तो 15,400 का 10% मतलब क्या है? तो एक जगह होगा 1540, इसका फिर 20%, 154 गुना 2 308, तो एक जीरो और यहाँ क्या है? 2080। देखिए ये तो साफ दिख रहा है 1000, यहाँ नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट यहाँ देख लेते हैं, मतलब 540। देखिए और सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते थे, लेकिन ये दोनों का जोड़ हम 154 और यहाँ 15400 दिख रहा है, तो छोड़ देते हैं यहीं पे। हर यूनिट मतलब 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कितने को रिप्रेजेंट किया? तो 5400 को। तो क्यूमुलेटिव आपने माना था, फिर वही कहानी 9 चेयर्स को, तो ठीक है 3 चेयर्स का कितना? तो 3 से कीजिए 1800। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करे कि ट्रेडर सेल्स एन आइटम फॉर ₹492 आफ्टर अलाउिंग 18% डिस्काउंट ऑन ऑफ इट्स मार्क प्राइस। Had he not allowed any discount, he would have earned a profit of 20% on the cost price. What is the cost price of the item? कह रहा है कि एक व्यापारी जो है किसी आइटम को 492 रुपए में बेचता है। कब बेचता है? जब वो डिस्काउंट देता है 18% मार्क प्राइस पे, मतलब 18% डिस्काउंट देने के बाद वो 492 में बेच रहा है। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो वो 20% का लाभ कमा लेता। तो कॉस्ट प्राइस क्या है उस आइटम को, अच्छे से समझिएगा। देखिए अभी कहां पे है? अभी वो आइटम 492 पे आके बैठा हुआ है, मतलब एसपी एक तरह से है, ये एसपी ही है। कब है? जब आपने 18% डिस्काउंट दिया है एमपी पे, मतलब एमपी का 82/100 करने के बाद है। नहीं देते डिस्काउंट तो ये क्या होता? इंटू 100/82 होता। समझ रहे हैं ना बातों को? अब ये अवस्था जो होता इस सेलिंग प्राइस पे आने के बाद भी कह रहा है कि 20% का लाभ होता सीपी पे, मतलब सीपी का 120/100 होता। तो सीपी कितना होता? ये मतलब जो भी है सीपी का 120/100 है, तो सीपी कितना है? समझ रहे हैं ना बातों को? तो बस अब देखिएगा, इसको 6 से कीजिएगा, आराम से कट जाएगा। यहां कीजिएगा आप तो ये भी चला जाएगा, 20 से 5 500। देखिए अरिथमेटिक काफी लॉजिकल होता है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, बड़े बड़े सवाल ऐसे ही आप काफी लॉजिक से आराम से कर सकते हैं, बिना फॉर्मूला के समझ के। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करें कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम at 16.2/3% per annum for 3 years is ₹635. What will be the simple interest on the same sum at the same rate for 17/3 years? कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज किसी पार्टिकुलर सम पे रेट है 50/3%, जहां 3 साल के लिए 6350 होता है। तो उसी सम पे साधारण ब्याज क्या हो गया होगा 17/3 ईयर्स के लिए। अच्छे से समझिएगा, ये जो 16.2/3% है, ये आप सबको पता है कि ये 1/6 होता है। ये सबको पता होता है कि हाँ ये इसकी वैल्यू 1/6 होती है। नहीं भी पता है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 48 50 50/300 अल्टीमेटली क्या है? ये 1/6 है। चलिए अच्छे से समझिएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए ये है। कोई भी सम होगा, कोई भी सम होगा, मैं इसमें आपको 2 तरीका बताऊंगा और काफी इससे अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ेगी। देखिए कोई भी सम होगा, ठीक है, पहले साल ये रेट आपको है, पहले साल अमाउंट क्या होगा? 1 + 1/6 मतलब 7/6 आएगा। फिर अगले साल वही फैक्टर होगा 7/6, फिर तीसरे साल यही होगा 7/6। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए रेट 10% होता है तो क्या होता है हर साल? p इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये होता है ना, ठीक है। यहाँ आया 343, 7 का क्यूब, ये होगा 216, ठीक है। ये अंतर, यही अंतर तो आपको दे रहा है, तो अंतर देख लेते हैं क्या सीन है यहाँ। डायरेक्ट यहीं पे देख लीजिए ना, 7 2 127 की ही वैल्यू आपको दी हुई है 6350, ठीक है। तो अगर देखिए 7 5 35 5 से करके देखिएगा तो देखिए आराम से ये कट जाएगा, तो बस 50। तो प्रिंसिपल पूरा कितना हो गया? ये पूरा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंटू 216। अब आपके पास प्रिंसिपल आ गया, अब आपको एसआई पे पहुंचना है, तो टाइम है 17/3 और ये फैक्टर है 1/6, तो ये 18 से काटिए एक बार में 18, 36 18 दूनी 36। अब देखिए 12 5 60, तो ये हो गया और 0 1 600 गुना 17 कीजिएगा
17 छक्का 102 और 2 जीरो साथ में चला जाएगा। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए दूसरा तरीका समझिएगा, वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा जादू है, बेसिक है, उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन इससे आपको अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ेगी। देखिए क्या है, पहले साल तो जो है 1/6 पे रेट का फैक्टर पड़ा हुआ है। दूसरे साल क्या होगा, ये इसके हर साल 1/6 से बढ़ेगा, तो दूसरे साल क्या होगा, इसका 7/6 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 7/36 आ जाएगा। फिर तीसरे साल इसका इससे बढ़ेगा, तो फिर इसका 7/6 होगा, तो कितना आ जाएगा, 49/216 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को। तो मान लीजिए इसको मैं बराबर करना चाहता हूं, तो 6 से कीजिएगा तो 42 ये भी 216 आ जाएगा। इसको 36 से करना पड़ेगा, तो ये 36/216। अच्छे से समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट पे पहुंचना है आपको। तो देखिए ये हुआ, दशा हुई है इसकी, अच्छे से समझिएगा। तो ये जो है पहले साल, ये जो है, ये वैल्यू जो है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट केस में सेम होगा। अगले साल क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट 36 ही होता और ये उड़ान लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हम ये देख लें कि ये टोटल वैल्यू कितना है। तो ये आप 49 में 42 जोड़िएगा, 9 2 11, 4 4 9 और फिर 36 जोड़िएगा, 9 3 12, 127। ठीक है, तो ये जो 6350 है, ये टोटल का है। तो ये वाला कितना होगा, मैं चाहता हूं प्रत्येक साल का मैं ऐसा ही निकाल लूं, तो इंटू 36/127। समझ रहे हैं ना बातों, क्योंकि इन तीनों के सम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बस एक बार देख लीजिए, तो फिर वही कहानी, 550, 36 पांचे 180 और 1 जीरो और 1800, मतलब हर साल एसआई 1800 है। तो 17/3 ईयर के लिए कितना होगा, फिर डायरेक्ट इसमें गुना कर दीजिए। तो ये क्या होगा, 600, 17 छक्का 102, फिर 2 जीरो। तो दोनों से आप सेम पे पहुंचे, लेकिन ये जो चीजें हैं आपको इसलिए मैंने बताया कि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। काफी क्वेश्चन में आप इस अंडरस्टैंडिंग से बिना फॉर्मूला से कर लीजिएगा कि हाँ इस रेट से बढ़ रहा है, फिर अगले साल ये। तो ऐसे करना चाहिए बिना फॉर्मूला के। सीआईएसआई में आपको काफी फॉर्मूला बताया जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। फॉर्मूला वहां रटिए जहां बिना फॉर्मूला के काफी टाइम लगे, जहां लॉजिक से आप काफी इजीली कर सकते हैं, वहां फॉर्मूला नहीं रटना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करे कि एक कंपनी गिव्स 9% कमीशन टू इट्स सेल्समैन अप टू द सेल ऑफ ₹15,000 and 7% commission on the sales more than ₹15,000. If the salesman gives ₹32,250 to the company after deducting his commission from the sale, find the total sale. कह रहा है कि कंपनी जो है किसी सेल्समैन को 9% कमीशन देती है 15,000 तक, और 15,000 से ज्यादा जो सेल होता है ना, उस पे 7% ही कमीशन देती है। सेल्समैन ने अपना जो है कमीशन काटने के बाद कंपनी में 32,250 रुपए जमा किए, तो टोटल सेल क्या है। अच्छे से समझिएगा, घबरा ये गया ना कि सारी चीज यूनिफॉर्म नहीं रह गई। यहाँ 9% हुआ 15,000 तक ही, या 7% हुआ ऊपर 15,000 के। ठीक है, हमें टोटल का तो पता नहीं, इसके ऊपर का चीज तो हमें पता नहीं, वही निकालना है। तो हम यूनिफॉर्म कर लेते हैं चीजों को। तो यहाँ 9% है 15,000 तक, ठीक है, और यहाँ 7% हो गया 15 से ऊपर। मैं 15 से नीचे भी 7 कर दूं, समझ रहे हैं ना बातों को। देखिए अपर लिमिट का हमें पता नहीं है, तो वो हमें लेकिन लोअर लिमिट का पता है कि हाँ 15 से नीचे 9 है, 7 ही लग जाए तो टोटल पे 7 लग जाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को, ठीक है। तो 15 के नीचे भी मैं 7 ही लगा देता हूं। तो अंतर क्या हो गया, 2% का हो गया। तो 15 दूनी कितना होता है, 30। अब इसका देखिएगा 2% कितना होगा, ये समझिएगा, 10% होगा 1500। समझ रहे हैं बातों को, 1% होगा 150, तो मतलब क्या, 2% 300। ठीक है, तो 300 आपने इसके इस उस सेल्समैन के कमीशन को घटा दिया। कम कमीशन अब काटेगा तो कंपनी को तो ज्यादा ही देगा ना वो, तो कंपनी को और कितना ज्यादा लौटाएगा, 300 और ज्यादा लौटाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये कंपनी को अब ये पैसा लौटाया, जिसमें टोटल पे 7% उसे कमीशन मिला है, मतलब 93% उसने लौटाया है। मतलब ये वैल्यू 93% की है। अब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो बस निकालिए, 93 इंटू 100। अब देखिए 9 3 27, 3 से कीजिए तो 3 3 9 और 9 3 27। चलिए तो यहां कीजिएगा तो आपके पास 279 होगा, 25 इधर और 21 इधर, 46, 465। 5 बार में देखिए हो गया 350 और 2 जीरो साथ में। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करें कि फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लिस्ट नंबर which when divided by 2 3 4 5 and 6 leaves remainder 1 in each case, but when divided by 7 leaves no remainder। करा है कि उस संख्या के डिजिट का सम बता दीजिए, जो न्यूनतम संख्या का, जब हम उसे 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से डिवाइड करें, 6 से,
तो हर केस में रिमाइंडर 1 आए, लेकिन 7 से करने के बाद कोई रिमाइंडर ना आए। देखिए संख्या ही निकालना रहता ना, तब तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से चेक कर सकते थे, लेकिन यहां सम निकालना पड़ गया, थोड़ा सा कष्ट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अच्छे से समझिएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6 इन सब से करने के बाद भी रिमाइंडर 1 दे रहा है, मतलब इन सब के एलसीएम से भी करने के बाद वो रिमाइंडर 1 ही देगा। अब एलसीएम निकालते हैं, 4 पकड़िए, इसके अंदर 2 जीरो आ गया है, 2 आ गया है। अब ये 2 का कोई काम नहीं बचा, हाँ 3 नहीं लिया था आपने, और यहाँ 2 और 3 दोनों ले चुके हैं, तो बचा क्या 5, तो 60 एलसीएम आया। ठीक है, मतलब वो नंबर किसके फॉर्म में है, 60n+1 के फॉर्म में है। समझ रहे हैं ना बातों को। अब इसको 7 से करें तो कट जाना चाहिए, तो पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो 7 8 56, तो ये क्या मतलब 4n+1 बट्टे 7 पूरी तरह से, मतलब ये जो है 4n+1 7 से कट जाए। ये नंबर सिस्टम में आपको आता होगा कैसे मैंने कन्वर्ट किया। अब बस n पे चेक करना शुरू कीजिए, यहां n मत डालिए, यहां से देखिए 7 है, सबसे पहले 7 पे पहुंचना है। 1 डालते हैं तो 4 एकम 4 1 5, 2 डालते हैं तो बढ़ जाएगा, नहीं हो पाया। अब 14, 3 डालते हैं तो 13, फिर 4 डालेंगे तो बढ़ ही जाएगा। अब आता है 21, देखिए 5 डाला आपने 21 हो गया, तो n बराबर 5 पे हो गया, तो बस हो गया। अब ये नंबर क्या है, तो 6 5 30, 301 है, तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा 4। और जब भी ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो ना और थोड़ा भी टाइम हो तो एक बार करके देख लीजिए, सबसे बड़ी वाली संख्या को करिए, 6 से देखिए एक रिमाइंडर आ ही रहा है, 2 से आ ही रहा है, मतलब सही है। 7 से काट के देखिएगा तो 7 चौका देखिए 28 और 7 21 हो गया, तो मतलब आप सही थे, क्रॉस चेक कर लिया आपने। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नंबर्स इज 72.8 and that of the last 17 numbers is 77.2. If the 17th number is excluded, then what will be the average of the remaining numbers? Approx लगभग में बताना है आपको। करा है कि 33 संख्याओं का एवरेज 74 है, शुरू के 17 संख्याओं का एवरेज 72.8 है, 72.8, और अंतिम की 17 संख्याओं का एवरेज 77.2 है। अगर 17वां नंबर हम निकाल दें तो एवरेज क्या होगा रिमेनिंग नंबर के, लगभग में आप बताइए। देखिए पहला चीज तो ये कीजिएगा कि आप पूरा सम निकालिएगा, ये 74 इंटू 33 कीजिएगा, यहाँ आप 17 इंटू 28 कीजिएगा, 17 इंटू 72.8 कीजिएगा, फिर आप यहाँ 17 इंटू 77.2 कीजिएगा, और इसमें देखिएगा कि हाँ 17वां रिपीट हो रहा है, निकालिएगा फिर 17वां आएगा। ऐसा काम एग्जाम में कीजिएगा तो फिर फंसिएगा, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, लॉजिक से करेंगे। देखिए एवरेज कहाँ है, एवरेज तो 72.8 पे ही अभी बैठा हुआ है। चलिए शुरू के 17 का सीन क्या है कि ये 72.8 है, अंतिम के 17 का सीन ये है कि ये 77.2 है। दिमाग में ये है कि इसमें 17वां नंबर रिपीट हो रहा है। चलिए ये 74 है ना, यहाँ एवरेज 74 है, हाँ। चलिए अब आइए इस 17 का कहानी पहले पकड़ते हैं। लैग पे है, ये लैग पे है, अभी कितने लैग पे है, तो 1 और 1.2 के लैग पे है। चलिए तो पूरा सम कितने पे लैग पे है, मतलब ये 1.2 इंटू 17 के लैग पे है, समझ रहे हैं ना। ये क्या है, ये तो लीड पे है, कितने के लीड पे, तो 3.2 इंटू 17 के लीड पे है। समझ रहे हैं ना बातों के। तो ओवरऑल क्या हुआ, लीड हुआ, कितने का लीड हुआ, 2 गुना 17 का लीड हुआ। किसके कारण हुआ, इसी 17वें नंबर के कारण हुआ ना, मतलब 34 का लीड इसी 17वें के कारण हो गया। एवरेज तो नॉर्मली 74 था, लेकिन ये लीड दिला रहा है, मतलब वो नंबर स्वयं 108 है, लेकिन इसकी जरूरत आपको नहीं थी। आपको वो नंबर नहीं पूछ रहा है, इसको हटाने को कह रहा है कि इसको हटाइए तब बताइए एवरेज। चलिए इसको अब हम हटाते हैं। तो देखिए 33 संख्या थी, हमने इसको उठा के बाहर फेंका कि तुम बाहर जाओ, ठीक है। देखिए अगर ये 74 रहता तो कोई फर्क नहीं होता, जो बाकी के 32 संख्या हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन 74 ये नहीं है, ये 34 मतलब ज्यादा था, अब ये चला गया, तो मतलब अब एवरेज को ये 34 कम करेगा, ये पूरे सम को 34 से कम कर दिया। तो अब जो सब सारी संख्याओं का जो एवरेज अभी आप 74 मान के चल रहे थे, अब वो चीजें आपको थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि टोटल जो है 34 का जो है ना उसने माइनस कर दिया है, मतलब बाकी जो संख्याएं हैं ना, मतलब 32 जो बाकी संख्याएं हैं उसमें आपको अब 34 जो है घटाना पड़ेगा। तो कितने से गिर गया, ये इतने से गिर गया ना। समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया। देखिए ये खुद के साथ तो 74 लेकर गया, तो 74 से तो इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने सबको माना कि सब सारे 74 थे। एक्स्ट्रा क्या ले गया, एक्स्ट्रा ये 34 भी ले गया, तो सब में से ले गया ना, तो एवरेज कितने से गिरा देगा, इसी से गिरा देगा। समझ रहे हैं ना बातों को।
तो बस इतने से एवरेज इसने गिरा दिया, पहले एवरेज इतना था, अब कितना है? अब देखिए 74 में से आप घटाइए, तो देखिए एक, ये एक से थोड़ा ज्यादा है, 73 से थोड़ा कम, मतलब 72.9। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 30 men working 14 hours a day can build a school of 10 rooms in 38 days. How many children are required to build a school of 15 rooms in 57 days working 6 hours a day? The ratio of the efficiency of men and children is 3:2। कह रहा है कि 30 लोग 14 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो एक स्कूल, 10 रूम के स्कूल को 38 दिनों में तैयार कर देते हैं। कितने बच्चे, जो जिन्हें 15 रूम का स्कूल तैयार करना है, 57 दिन लेंगे वो, लेकिन 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, तो कितने बच्चों को लिया जाए? एफिशिएंसी दिया है रेशियो मेन और चिल्ड्रन का 3:2। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है नंबर। चिल्ड्रन कितने हैं? तो मेन तो थे 30, तो बैठाइए यहां 30 को। अब आइए कंपैरिजन करना शुरू पैरामीटर पे। आप देखिएगा ना अरिथमेटिक में काफी सवाल को बस पैरामीटर पे कंपैरिजन कीजिएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब सारे पैरामीटर पर हम कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। पहले आते हैं सीरियल वाइजिंग, आते हैं घंटे पे। ये 14 घंटे प्रतिदिन कार्य करते थे, ये 6 ही घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, कम घंटे काम करेंगे, ज्यादा लोग चाहिए, तो रेशियो होगा 14/6। एक पैरामीटर खत्म। अब आइए, यहां 10 रूम था, वहां 15 रूम है, ज्यादा रूम है तो ज्यादा लोग चाहिए भाई, तो ये भी रेशियो आया 15/10। चलिए, ये 38 दिन में करते थे, ये 57 दिन, मतलब ज्यादा दिन है इनके पास, तो कम दिन भी लेंगे तो काम बन सकता है आपका, तो ये रेशियो उलट गया 38/57। और कुछ बचा? आपने आवर्स को कर दिया, आपने रूम को कर दिया, एफिशिएंसी बच गया। ठीक है, मेन की एफिशिएंसी ज्यादा है, इनकी कम है, कम है एफिशिएंसी तो ज्यादा लोग चाहिए, तो ये 3/2। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 19 दूनी 38, 19 या 57, ये 3 से ये 3 निपटाइए, 10 से तो देखिए ये 3 चला ही गया। अब बचा क्या आपके पास? कुछ बचा? नहीं बचा मुझे लगता है, ये 7 हो गया, और बचा क्या? 2 से ये 3, 3 से ये 5, तो क्या बचा आपके पास? 35 तिया कितना? 105। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि नलिन marks his goods 25% above the cost price. He sells 35% of the goods at the mark price, 40% at 15% discount on the mark price, and the remaining at 20% discount. What is his overall percentage gain? कह रहा है कि नलिन ने गुड्स को 25% से उठाया, मतलब एमपी 25% ऊपर रखा, अब 35% उसने गुड्स को मार्क प्राइस पे ही बेचा, 40% को उसने डिस्काउंट दिया 15% मार्क प्राइस पे, और जो बचे हुए थे उसने 20% डिस्काउंट दिया एमपी पे। इस पूरे प्रक्रिया के बाद उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अच्छे से समझिएगा। देखिए, पहले तो इसने 25% से बढ़ा के रखा है। चलिए अब आते हैं, मैं मान लेता हूं 100 गुड्स थे, तो चलिए 35 गुड्स को इसने एमपी पे ही बेच दिया। 25% क्या? 1/4, मतलब क्या है? अभी तो ये इसी के प्रॉफिट में है। चलिए दूसरे केस में क्या है? 40%। हमने तो सारी चीजों को 100 माना है भाई, तो ये 40, मतलब अब समझिएगा 25% ऊपर है, मतलब 1/4 से बढ़ाया है, तो ये कितने पे पहुंचेगा? ऐसे 1 + 1/4 5/4 पे पहुंचता, मतलब 50 पे ये पहुंचता। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। आपने क्या कर दिया कि 15% का डिस्काउंट दे दिया, ये आपने गड़बड़ कर दिया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 15 5 कितना होता है? 75, मतलब यहां से 7.5 कम हो जाएगा 50 से, लेकिन 40 में तो अभी भी लीड रहेगा ना। कितने का लीड रहेगा? 2.5 का लीड रहेगा। समझ रहे हैं ना बातों को? अब आइए, ये भी खत्म। अब आता है रिमेनिंग, बचा कितना? 75 बचा, यहाँ 25 बचा। चलिए फिर ये पहुंचता नॉर्मली 5/4 पे, लेकिन फिर आपने गड़बड़ कर दिया, 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 80/100 कर दिया, मतलब क्या? 4/5 आपने कर दिया। तो ये तो देखिए, ये तो वहीं का वहीं आपने छोड़ दिया, मतलब यहां से तो कुछ हुआ ही नहीं। ओवरऑल प्रॉफिट यही दोनों का है। ये कितना है? 8 चौका 32, 30, तो 30 हुआ, 28, 20, तो ये कितना आएगा? 32 x 30, 28 x 2 8.75, और आप 2.5 को जोड़ दीजिए 11.25। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा।
क्वेश्चन करें कि ट्रेन रन्स फर्स्ट 75 किलोमीटर एट ए सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड and next 90 kilometer at an average speed of 10 kilometer per hour more than the normal speed. If it takes 3 hours to complete the journey, then how much time will the train take to cover 300 kilometer with normal speed? करें कि ट्रेन जो है शुरू के 75 किलोमीटर किसी पार्टिकुलर स्पीड पे ही कवर करती है और उसके बाद के 90 किलोमीटर को वो अब उस स्पीड से 10 किलोमीटर बढ़ा के कवर करती है। ठीक है, इस पूरे प्रक्रिया में वो क्या है कि 3 घंटे वो ले लेती है। अब वो 300 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से करेगी तो कितने समय लगेगी? देखिए अच्छे से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन चालाकी नहीं कीजिएगा, कैलकुलेटिव हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। 75 किलोमीटर को इसने किया, मान लीजिए कोई भी स्पीड होगा, चलिए मान लीजिए एक्स वो स्पीड होगा, तो 75 किलोमीटर उसने किया कितने पे? एक्स पे ही किया। चलिए तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। 90 किलोमीटर किया इसने कितना, कितने पे? ये किया उसने एक्स बाय प्लस 10 पे किया। चलिए इसी का वैल्यू दिया हुआ आपको 3। चलिए अब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिएगा या फिर गेस मार्क कीजिएगा। देखिए लेकिन उससे पहले आप चालाकी कर सकते हैं। क्या आपको निकालना क्या है? 300 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से करे तो कितना टाइम लगे? आपके पास ये 4 ऑप्शन है। सिंपल ऑप्शन कौन से हैं? शुरू के 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन है। तो आप एक काम कीजिए, उल्टा चलिए, ऑप्शन से पता लगाइए कि स्पीड क्या हो सकती है। तो नॉर्मल स्पीड को पहले केस में आपने अगर माना कि 5 घंटे वो लिया तो नॉर्मल स्पीड क्या है? 60 है। अगर 6 घंटे लिया तो नॉर्मल स्पीड क्या है? 50 है। अब 2 ऑप्शन बाद में चेक करेंगे, सबसे पहले हमने सिंपलर ऑप्शन पकड़ा। चलिए इसको उठाते हैं, तो ये 75/60 होगा। ये क्या होगा? ये मान लीजिए 75/60 आपको देगा, ये आपको 90/70 देगा। देखिए ये कभी भी दोनों जोड़ के 3 तो देगा नहीं, तो ये तो नप गए। अब 50 पे चेक कीजिए, तो 75/50 कीजिएगा। देखिए ये 1.5 है, 50 दूनी 100 होता है, ये एकदम बीच में है। प्लस 90/60 कीजिएगा, देखिए ये भी एकदम, ये भी 1.5 है। तो दोनों जोड़ कर 3 दे दिया ना, हो गया खत्म ना। अब आपको करना ही क्या है? डायरेक्ट आपने ऑप्शन से ही चेक किया, तो अब क्या दिक्कत है? यही है इसका मतलब। अगर ये दोनों नहीं होता, जो कि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम में ऐसे ऑप्शन ही होंगे और एकदम एक्सट्रीम खराब क्वेश्चन वो सेट किया है, तो क्या दिक्कत है? 2 तो एलिमिनेट यहीं पे हो गए, तीसरा पकड़ेंगे, चेक करेंगे, हाँ तो वही, नहीं तो चौथा बचा। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करे कि ट्रेन लिव्स स्टेशन ए एट 7 AM and reaches another station B at 11 AM. Another train leaves B at 8 AM and reaches A at 11:30 AM. The two train cross one another at. करे कि एक ट्रेन जो है स्टेशन ए से 7 बजे सुबह में खुलती है और किसी बी स्टेशन पे 11 बजे पहुंच जाती है उसी दिन सुबह में ही। दूसरी ट्रेन जो है वो बी से 8 बजे सुबह में खुलती है और ए पे 11:30 बजे उसी दिन सुबह में ही पहुंच जाती है। दोनों कब मिले या क्रॉस किया उन्होंने, अच्छे से समझिएगा। देखिए डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है। चलिए ये उस डिस्टेंस को किया इसने 4 घंटे में, और इसने क्या किया कि 3.5 घंटे, मतलब 7/2 घंटे में। तो देखिए डिस्टेंस सेम है तो जित पलट जाएगा ना, टाइम जो होता है यूनिफॉर्मली, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। समझ रहे हैं ना बातों को? स्पीड, जाहिर सी बात है, आप जो है स्पीड ज्यादा रखिएगा टाइम आपको कम लगेगा, स्पीड कम रखिएगा टाइम ज्यादा रखिएगा। ठीक है, मतलब ए और बी के स्पीड का रेशियो क्या होगा? पलट जाएगा, तो ऊपर 7 और ये नीचे 2 और फिर ये 4 नीचे आ जाएगा, मतलब 8। समझ रहे हैं ना बातों को? ये आपने स्पीड का रेशियो यहीं पे निकाल लिया। चलिए अब देखिएगा, मान लीजिए अब समझाता हूं आपको। ये ट्रेन ए यहां से चली, बी यहां से चली, कुछ भी हो स्पीड, मान लीजिए ए यहां पहुंच गई और बी यहीं पे रही, मिली यहां पे, तो दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस किया? यहीं दोनों के बीच की दूरी। अरे छोड़िए ना, यहीं पे ए रुका और मिला और बी यहां पे आकर मिला, मतलब बहुत तेज था बी, फिर भी दोनों ने मिलकर क्या किया? पूरा किया ना। समझ रहे हैं ना बातों को? चलिए तो अब मैं, स्पीड का रेशियो आ ही गया है, तो चलिए हमारे पास बचा क्या? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो चलिए इसको मैं 7x मानता हूं। एक रेफरेंस पे मैं टाइम t मान लेता हूं कि एक के टी घंटे बाद। चलिए तो इनटू टी प्लस 8x, तो ए को रेफरेंस माना है, ये तो भाई 8 बजे चला है, 1 घंटे कम चला है, तो ये t-1 कितना है? किसी एक को पकड़िए, इसको मानते हैं तो 4 घंटे लगा है, तो पकड़िए, तो सच्चों को 28x। समझ रहे हैं ना बातों को? तो बस यहां से क्या हुआ, यहां तो 15xt हो जाएगा 8 ये मिलके, और यहां से क्या होगा? 28 जाकर उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना आपके पास? 36x। तो बस t बराबर क्या आया? 36/28।
15, मतलब क्या है 2 प्लस 6/15। इसको देखते हैं ये क्या चीज है। तो 15 चौका मतलब 24। तो देखिए 7 बजे से रेफरेंस आपने माना था, तो 9 बजा और फिर 24, तो 9 24 में मिलेगा। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। और अच्छा लगा हो कॉन्सेप्ट तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमने लगभग चैनल 10-15 दिन पहले बनाया और काफी ईमानदारी से हमने कंटेंट डाला है और आगे भी डालते रहेंगे। तो अगर आप सबको अच्छा लगा होगा तो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, टेक केयर यू ऑल।